आओ जी, क्लास की शुरुआत आज एक कहानी से करते हैं। कहानी है दो लोगों की। आप कहोगे सर हैरी पैरी फिर से मत ले आना, नहीं। दो एसिड्स की कहानी सुनाता हूँ। एक का नाम है मेलिक एसिड, एक का नाम है फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है जी। अब जो मेलिक एसिड है ना वो पानी में घुल जाता है बड़े आराम से, बट जो फ्यूमेरिक एसिड है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। अब जो मेलिक एसिड है वो एसिडिटी काफ़ी अच्छी, उसकी काफ़ी अच्छी एसिडिक स्ट्रेंथ है। फ्यूमेरिक एसिड वीक सा एसिड है। मेलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं बताऊं तो 135 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। फ्यूमेरिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है अराउंड 287 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब आप भी कहोगे सर ये प्रॉपर्टी क्यों बताए जा रहे हो? इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इन दोनों का आईयूपीएसी नाम पता है क्या है? ब्यूट 2 इन डायोइक एसिड। दोनों का नाम सेम है। आप कहोगे सर नाम सेम है तो प्रॉपर्टी इतनी अलग क्यों है? इनके स्ट्रक्चर्स देखो जरा। अब जी आप ध्यान से देखो, ऐसे ऊपर ऊपर से देखने में तो लगता है कि हाँ स्ट्रक्चर सेम है, पर ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि जो डबल बॉन्ड है ना उसके अक्रॉस COOH ग्रुप जिस तरह से जुड़े हुए हैं उसमें फर्क है कि नहीं? तो ये जो फर्क आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा डिफरेंस दिखाता है, ये क्यों आ रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से। डबल बॉन्ड में होती क्या है जी? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से हमारे को मिलता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और आज की क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा डिस्कस करेंगे। क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, और साथ ही में EZ आइसोमेरिज्म, सिन एंटी आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, CIP रूल सब बताऊंगा। तो चलो बोर्ड पे चलते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा समझते हैं। आ जाओ जी बोर्ड पे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले ये फंडा समझेंगे जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। देखो अब हमारे पास नॉर्मली अगर एल्केन होगा तो उसमें क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड्स होंगे। मान लो ऐसा एल्केन है, क्या ये ब्यूटेन है ना, वर्सेस हमने एल्कीन लिया, मान लो ब्यूट 2 इन। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से आराम से फ्री रोटेट कर सकता है। ठीक है। बट जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया ना, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। आप इसको दो तीन तरह से इमेजिन कर सकते हो, मैं स्ट्रक्चर यूज करके भी दिखाऊंगा आपको। एक तरीका इमेजिन करने का ये है बड़ा सिंपल सा, कि आपने दीवार पे एक पेपर लटकाया। ठीक है। दीवार पे पेपर कैसे लटकाया? आपने सिर्फ एक कील यूज किया। मान लो आपने सिर्फ यहाँ पे एक कील ठोक दी बीच में। अब ये पेपर ऐसे लटकता रहेगा, ऐसे झूलता रहेगा, है ना। बट जैसे ही आपने यहाँ पे एक की जगह 2 कीलों से इस पेपर को लगा दिया तो ये फिक्स हो जाएगा ना, ऐसे झूल नहीं पाएगा क्योंकि 2 जगह से फिक्स्ड है वो। तो कुछ ऐसा ही मान लो आप यहाँ पे होगा कि ये जो बीच वाला सिंगल बॉन्ड है, अभी साइड वाले सोचेंगे नहीं, अपन बीच वाले ही कंपेयर कर रहे हैं ना, साइड वाले भी यहाँ पे फ्री रोटेशन है बाय द वे, पर बीच वाला जो सिंगल बॉन्ड है, सोच के देखो, सिर्फ कार्बन कार्बन एक एक लिंक है, ऐसे घूम सकता है आराम से। ये वाले भाई साहब 2 जगह से लिंक्ड हैं तो घूम नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट होगी रोटेशन। चलो मेरे पास ये वाले मॉडल्स भी इनसे दिखा देता हूँ। ठीक है। तो मान लो ये हमारा है ब्यूटेन, 2 कार्बन येलो कलर के हैं, 2 कार्बन ब्लैक कलर के हैं। पर ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला बॉन्ड है ये देखो आराम से रोटेट कर रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है। ये 2 येलो वाले मैंने अलग से इस कलर के इसलिए रखे हैं ताकि मैं दिखा पाऊँ कि देखो ये आपस में किसी भी ओरिएंटेशन में रह सकते हैं, है ना। इस फ्री रोटेशन की वजह से ये किसी भी ओरिएंटेशन में रह सकते हैं। ये स्टडी फ्री रोटेशन की वजह से जो कुछ भी होता है हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यानी कि कन्फर्मर्स में। ठीक है। बट पॉइंट ये है कि फ्री रोटेशन, बट जैसे ही मैं इस फ्री रोटेशन को रोक देता हूं, कैसे रोकता हूं? मैं बीच में लगा देता हूं एक डबल बॉन्ड। अब ये देखो बीच में, ये मैं पास ला रहा हूं स्ट्रक्चर तो थोड़ा ब्लर्ड दिख सकता है आपको क्योंकि फोकस जो है बोर्ड पे सेट है कैमरा का, बट आपको फिर भी चमक जाएगा क्या हो रहा है। तो 2 ब्लैक कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया अब मैंने, है ना। ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर में कर्व्ड जैसा दिख रहा है पर असल में ऐसा कर्व्ड सा नहीं होता। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, याद है ना केमिकल बॉन्डिंग। ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, अब इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता, है ना। जबरदस्ती करूंगा तो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा कुछ तो बैंड वैंड हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट इज कि जब मेरी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई तब ना ये जो पीले वाले कार्बन्स हैं इनकी ओरिएंटेशन फिक्स हो गई। ठीक है। अब या तो ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसको मैं बोर्ड पे भी बना देता हूं कि या तो ये स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है, रुको रेड पेन से ही बनाते हैं, कि दोनों कार्बन मेरे एक ही तरफ है ऐसे, या तो मैं इसको ऐसे बना दूं कि एक कार्बन इस साइड पॉइंट कर रहा है, एक कार्बन इस साइड पॉइंट कर रहा है ना। तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया।
अब आप बड़े प्यार से इधर देख सकते हो कि ये दोनों स्ट्रक्चर काफी अलग दिखते हैं कि नहीं। इनको वेरीफाई कैसे करते हैं हम कि अलग दिखते ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर रखने की कोशिश करो। पता लग गया ना अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये दोनों येलो तो ओवरलैप हो गए, ये साइड के ये दोनों येलो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। ये जो हाइड्रोजन बनाया मैंने, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो गए। पर दूसरी साइड देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ये कार्बन एक और हाइड्रोजन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। तो स्ट्रक्चर्स दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल हूबहू ओवरलैप हो जाएं, तब तो मतलब वो सेम स्ट्रक्चर है। बना के देख लेते हैं। ठीक है, दोनों सेम स्ट्रक्चर हो गए। फाइन। तो ये वेरीफाई कैसे करना है कि दोनों सेम है? एक दूसरे के ऊपर रख दो। आपको जब सवाल आएंगे तो आपने इमेजिन क्या करना है कि इसको इसके ऊपर मैंने रख दिया, रख दो। तो रखने के बाद क्या हुआ जी? ये हो गए सुपर इम्पोज। येलो येलो सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, दूसरी साइड भी येलो येलो सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम। तो इसका मतलब ये है, बिकॉज आई कैन परफेक्टली सुपर इम्पोज दीज टू स्ट्रक्चर्स, दीज आर सेम स्ट्रक्चर्स, राइट। बट हमें क्या करना है? हमें देखना है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यस, ये स्ट्रक्चर में दोनों येलो वाले एक ही डायरेक्शन, मतलब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं दोनों। इस केस में एक इधर पॉइंट कर रहा है, एक इधर पॉइंट कर रहा है। और दोनों को मैं अगर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करूं तो कर नहीं सकते। और हाँ, अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स को रोटेट करके एक जैसा बनाने की कोशिश करूं, वो भी नहीं कर सकता। रोटेट करके एक जैसा बनाने का क्या मतलब है मेरा, मैं दिखा देता हूं जरा आपको। तो बेसिकली अब मैंने सिंगल बॉन्ड वाले बेसिकली दो मेरे पास अब आ गए ब्यूटेन। ठीक है, तो पहले मैं सिंगल बॉन्ड ऐसे रख देता हूं, इस केस में सिंगल बॉन्ड ऐसे रखा हुआ है। फाइन। आप कहोगे सर ये दोनों स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे, बट पॉइंट इज कि ये आराम से घूम सकता है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है यहां से यहां जाने में। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, यहां से यहां जाने में इसको कोई खास एनर्जी नहीं लगी। थोड़ी सी एनर्जी लगी, कन्फर्मर्स में डिस्कस करेंगे, बट इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई फर्क है नहीं एक्चुअली। क्यों? प्रैक्टिकली ये और ये मतलब घूम फिर के ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे आया, आपको रियलाइज हो गया तो सेम ही स्ट्रक्चर है ना, सुपर इम्पोज हो गया एक दूसरे के ऊपर। येलो येलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, येलो येलो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यू गेट द पॉइंट, राइट। तो जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तभी हमारे को दो आइसोमर्स मिलेंगे, क्योंकि है तो दोनों ब्यूटुइन, बट एक में दोनों चीजें ऊपर को पॉइंट कर रही हैं, एक में एक भाई यहां पॉइंट कर रहे हैं, एक भाई यहां पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जनता, ये दोनों अलग हैं, ये तो समझ आ गया आपको, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गई। तो ये वाले केस को हम बोल देते हैं सिस ब्यूट टू इन, और इस वाले केस को हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं ट्रांस ब्यूट टू इन। ठीक है जी, सिस ब्यूट टू इन एंड ट्रांस ब्यूट टू इन। अब सिस कहाँ यूज करना है, ट्रांस कहाँ यूज करना है, थोड़ा सा आइडिया तो लग ही गया। जब दोनों CH3 एक ही साइड पे हैं, मतलब ऊपर की साइड पॉइंट कर रहे हैं ऐसे लग रहा है मैं इशारा दे रहा हूँ, 6 व्हाटएवर, तो एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हैं दोनों, तो सिस। अगर दोनों ऑपोजिट दिशा में पॉइंट कर रहे हैं, देन यू कॉल इट ट्रांस। अब एग्जैक्ट और केसेस भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो जहां भी आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगी, वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो पक्का ही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? पक्का नहीं है, किस किस केस में हो सकता है, अब हमें वो रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है जी, तो करते हैं धीरे धीरे इस चीज को रिकॉग्नाइज। देखो जनता, थोड़े केसेस दिखाता हूं, फिर उसको जनरलाइज करेंगे अच्छे से। एक केस ये मान लो, आपके पास यहाँ पे दोनों साइड CH3 लगे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड CH3 लगा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है ये वाला, इसको मैं अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा अभी के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटुइन, बढ़िया। अब ये स्ट्रक्चर क्या मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, येस और नो? कैसे सोचना है इस चीज को, चलो देखते हैं। मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मान लो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो मैं इसका उल्टा स्ट्रक्चर बना दूं, ये भाई साहब को ऊपर ले जाता हूं। यही था ना पहले वाले दो में फर्क, ऐसे थे, एक को इधर ले गया मैं, ये वाला ऐसे, एक को ऊपर ले जाता हूं मैं। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये हो गया स्ट्रक्चर आपके पास। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग है?
आपको हाजरा लगे देख के सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। सुपर इम्पोज करते टाइम स्ट्रक्चर को पलट वलट के देखो। ये वाला जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, इसको इमेजिन करो स्क्रीन से बाहर आया आपके, आपने ऐसे रोटेट कर दिया, बस इसको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उठा के पलट दिया। आपने एक बॉन्ड को रोटेट नहीं किया, नहीं वो नहीं करना क्योंकि फिक्स्ड बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। बट ये पूरा का पूरा उठा के बाहर लाओ और इसको ऐसे पलट दो, बिल्कुल यही बन जाएगा कि नहीं। यहां पे ये दोनों स्ट्रक्चर सेम क्यों हो गए, पिछले केस में क्यों नहीं थे? क्योंकि जनता राइट साइड पे जो चीजें हैं वो सेम है। ये भी CH3 है और नीचे वाला भी CH3 है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया चाहे, बट इसको पलटूंगा तो फिर वही CH3 हो जाएगा। अगर मान लो ये कुछ और होता, ये होता मान लो क्लोरीन, ठीक है, अब इन दोनों को आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, है ना। अब इन दोनों को आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि यहां से इसको बाहर लाके ऐसे पलटोगे तो क्लोरीन नीचे आ जाएगा, CH3 ऊपर चला जाएगा, है ना। इसको मैं इस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री से पलट रहा हूं, ठीक है। पलटने के बाद ये वाली इमेज बन जाएगी, उसको ब्लू कलर में बनाते हैं। चलो, तो वो कैसा दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड। ये बड़ा ही घटिया बोर्ड है, इसमें ब्लू कलर सिलेक्ट नहीं होता सही से। हाँ, अब हो गया। तो यहाँ पे कैसे करेंगे जिसको, डबल बॉन्ड, अब फ्लिप किया तो क्लोरीन नीचे चला जाएगा, CH3 ऊपर चला जाएगा और ये भाई साहब नीचे आ जाएंगे। चलो ठीक। अब अगर इस स्ट्रक्चर को इससे सुपर इम्पोज करने जाओगे तो ये दोनों तो सुपर इम्पोज सही से हो जाएंगे, क्लोरीन के ऊपर CH3 बैठ जाएगा, CH3 के ऊपर क्लोरीन बैठ जाएगा, बात खराब हो गई। बट अगर दोनों ही CH3 हैं राइट साइड पे, तब क्या होगा देखो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, हो गया चूज ग्रीन कलर्ड पेन, CH3, और यहां पे फॉर द सेक ऑफ कलर कोडिंग ब्लू कलर का ही CH3 बनाते हैं। लो जी, अब क्योंकि राइट साइड पे दोनों चीजें सेम हो गई तो आपने इसको ऐसे पलटा, हो गया सुपर इम्पोज। ये भाई साहब इसके साथ CH3 तो कुछ तो आइडिया लगा यहां पे, कुछ तो आइडिया लगा यहां पे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब हो रहा है। अब इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है। अब इस सारी चीज को हम करते हैं जनरलाइज कि किस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखना चाहिए। डबल बॉन्ड लगाया, यहां लिखते हैं A B, यहां लिखते हैं C, यहां लिखते हैं D, ठीक है। अब जनता आपने क्या करना है, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं ये देखने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई करना है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां है। इस केस में डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, समझ आ रही बात। डबल बॉन्ड के इस साइड जो चीजें हैं वो ऐसे फ्लिप नहीं हो पाएंगी, है ना जी, ये साथ में ही घूमेंगी अगर घूमनी है तो। जैसे कि यहाँ पे अपने पास एक स्ट्रक्चर था जिसके चिथड़े उड़ा दिए मैंने, वो फटाफट दोबारा बना देता हूँ, एक सेकेंड। लो इतने से काम चल जाए, है ना। डबल बॉन्ड है तो ये अब रोटेट नहीं कर सकता डबल बॉन्ड के अराउंड, ये फंस गया अब, है ना जी, बस सिंपल सी बात। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिल गई आपको डबल बॉन्ड की वजह से। अब आपने क्या करना है, इसके बीच में मेंटली इमेजिनरीली एक लाइन खींचनी है, ठीक है। ये हो गया आपका लेफ्ट हाफ, ये हो गया राइट हाफ। अब ये जो ब्लू कलर में बनाया मैंने सारा इमेजिनरी है, आपने नोटबुक में नहीं करना ये सब, मतलब अभी नोट करने के लिए कर लो, बट बोर्ड एग्जाम में या जेई में इमेजिन करना इसको, ठीक है। अब आपने देखना पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके। यहाँ पे कंडीशन किसकी लिखनी है अपने को, कंडीशन लिखनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब एग्जिस्ट करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट्स इफ एंड ओनली इफ, ओके। Geometrical isomerism exists if and only if C is not equal to D, मतलब ये दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं है, and A is not equal to B। ये है जी कंडीशन। कंडीशन क्या बोलती है कि लेफ्ट साइड पे जो चीजें हैं वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, खत्म। राइट साइड पे जो चीजें हैं वो एक दूसरे से अलग होनी चाहिए, साथ में लिख दो बस, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर लेफ्ट साइड पे दोनों ही ये सी हो जाते, अगर लेफ्ट साइड पे दोनों ही ये सी हो जाते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा ना। ये केस अभी देखा अपन ने, जहां राइट साइड पे 2 CH3 थे, यही वाला केस था वो, ठीक है। राइट साइड पे दोनों ए हो जाते तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखेगा। अब आप कहोगे सर अच्छा ये वाला केस बताओ ना कि राइट साइड पे ए और बी है और लेफ्ट साइड पे भी ए और बी है, अब क्या होगा? होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की नहीं? बोलो यस या नो। तो जी लेफ्ट और राइट साइड को आपस में आपने कंपेयर नहीं करना, उसकी टेंशन मत लो। लेफ्ट साइड पे दोनों अलग हैं, ए और बी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। राइट साइड पे दोनों अलग हैं, ए और बी आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। दोनों साइड पे अलग अलग है, बस खत्म। तो आपको समझ आ रही है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब होगा जब लेफ्ट साइड पे दोनों चीजें अलग हैं एंड राइट साइड पे दोनों चीजें अलग हैं। लेफ्ट और राइट साइड को हमने आपस में कंपेयर नहीं किया, ठीक है जी, फाइन। तो अब हम क्लास में बहुत सारे केसेस देखेंगे जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे केसेस देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा, और धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आप बड़े आराम से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि अच्छा सर यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, अच्छा सर यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है जी, फाइन। तो टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये था फंडा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का और कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व हो सकता है। अब सिर्फ यही केस नहीं है जो मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक और केस में भी हो सकती है। कहाँ हो सकती है? अगर मान लो आपके पास कोई रिंग है, डबल बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो देख लिया अपन ने, पर मान लो अब आपके पास कोई रिंग है। अब रिंग के केस में जनता, अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं CH3 और एक यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं CH3, रिंग है, फिक्स्ड है, रिंग पलट के ऐसे समझ गए बात को कि ये नॉर्मल एल्काइल चेन थी, सिंगल बॉन्ड वाली, घूम गई मस्त बढ़िया। पर अब हमने चेन बना दी, अब चेन थोड़ी घूम सकती है, चेन की वजह से ये जो नीचे वाला बॉन्ड है रिस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं हो गया? चलो मॉडल भी बना के दिखा देता हूँ, आप भी कहोगे सर मॉडल अब लेके आए हो तो दिखाओ ना अच्छे से। सिंगल बॉन्ड था, मूव कर रहा है आराम से, चलो एक 5 मेंबर्ड चेन सी बना देते हैं इधर, है 5 मेंबर्ड रिंग सी बना देते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पाहुल सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लो जी, ऊपर से फिक्स कर दिया हमने, अब रिंग बना दी। अब ये जो बॉन्ड है हो गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पूरा घुमा नहीं ना सकता इसको मैं अब। तो जनता अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अक्रॉस दिखेगा? इस बॉन्ड के अक्रॉस। ऐसा इमेजिन करो कि ये डबल बॉन्ड है, वैसा ही। अब इसकी रिस्ट्रिक्शन मतलब इसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट किसने कर दी है? रिंग ने कर दी है कि नहीं? ठीक है, तो अभी इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा सर। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अगर इसको मैं आधा करूंगा डबल बॉन्ड की तरह तो इस साइड पे दोनों सेम है, इस साइड पे दोनों सेम है। मुझे क्या करना है कि दोनों अलग अलग करने हैं, कर देते हैं सर। लो जी, अब दिख गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये बॉन्ड की रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वो अब एक रिंग में बसा हुआ है, फाइन। ये भाई साहब अलग, ये भाई साहब अलग। राइट आपके लिए जो भी साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया आपके लिए। हाँ, तो आपकी लेफ्ट साइड के लिए रिस्ट्रिक्ट मतलब दोनों चीजें अलग हैं, आपकी राइट साइड के लिए भी दोनों चीजें अलग हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन मीट हो गई। तो यहां पे भी यही चीज बनाई है अपन ने, ठीक है जी। तो जनता ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया ट्रांस। इसका नाम क्या लिखेंगे जी हम? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या लिखेंगे? सोच के देखो। पहले तो आएगा ट्रांस, फिर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यस, ट्रांस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस रिंग में ना सिर्फ 1 और 2 ही नहीं एग्जिस्ट कर सकता आइसोमेरिज्म, 1,3 आइसोमेरिज्म भी एग्जिस्ट कर सकता है यहां पे। 1,3 वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पे एग्जिस्ट कर सकता है। ये देखो, ये बना दो अगर आप,
1 और 3 पे कार्बन 1 2 3। अब इस केस में दोनों CH3 सेम जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सिस बोलूंगा, ट्रांस नहीं बोलूंगा। सेम जगह पॉइंट कर रहे तो सिस, अलग जगह पॉइंट करे तो ट्रांस। इसका नाम बदल जाएगा, यहां आ जाएगा सिस और यहां 1 2 की जगह आ जाएगा 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहां कहां हो सकती है, डबल बॉन्ड के क्रॉस हो सकती है और रिंग्स में भी हो सकती है। ठीक है, फाइन, बढ़िया। अच्छा, आप कहोगे सर एक और जगह हो सकती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सर ट्रिपल बॉन्ड में भी होगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एक तो इतना टंग ट्विस्टर है ना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो आप कहोगे सर ट्रिपल बॉन्ड में भी तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। जनता पर ट्रिपल बॉन्ड में दोनों साइड पे एक एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो वहां तो कोई केस ही नहीं होगा ना ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, क्योंकि अगर यहां पे अब इनको पलट वलट के ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म निकाल रहे थे ना, यहाँ पलटने के लिए चीजें नहीं है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्या फर्क पड़ जाएगा इसमें। कोई मल्टीपल स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में हमें 2 अलग चाहिए थे, यहाँ 2 ही नहीं है, एक ही है। फाइन, चलो जी। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आपको चमक गई, आपने स्ट्रक्चर्स में भी देख ली, आपने रिंग का भी समझ लिया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आपने सिस ट्रांस भी थोड़ा बहुत समझ लिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है जी। चलो पेज आगे बढ़ाते हैं इसका। अच्छा जी, तो सिस ट्रांस जनता, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कब बोलते हैं अपन, जैसे ये केस है ब्यूटूइन का, है ना। शुरू में हमने मेलिक एसिड फ्यूमारिक एसिड के केस में भी देखा, है ना, एक साइड पे था, एक ऐसा वाला था। फाइन, तो जब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हम तब यूज करते हैं जब लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी होती है। सिस ट्रांस हम कब यूज करते हैं, हम सिस ट्रांस तब ही यूज करते हैं कायदे से, ये प्रॉपर कायदा है, ठीक है। सिस ट्रांस हम तब ही यूज करते हैं जब लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए, ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए कि यहां पे क्लोरीन है, यहां पे भी क्लोरीन है, यहां CH3 है और यहां पे भी CH3 है, तो इस केस में आप सिस ट्रांस बोल सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH3 और CH3 दोनों उल्टी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हो गया ट्रांस वाला केस। इसका नाम जो भी होगा सो होगा, चलो ठीक है। 2,4 डाइक्लोरोब्यूटुइन, सॉरी 2,3 डाइक्लोरोब्यूटुइन, है ना, तो इसमें पीछे नाम क्या लगेगा, ट्रांस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटुइन, ठीक है। अब यही केस में अगर ऊपर CH3 आ जाए और नीचे यहां क्लोरीन आ जाए, तो दोनों CH3 ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, दोनों Cl नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे सिस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटुइन, ठीक है, फाइन। तो जब लेफ्ट साइड और राइट साइड एक जैसी हो तब हम सिस और ट्रांस कह सकते हैं कायदे से। किस केस में सिस ट्रांस नहीं कह सकते, अब ये देखो, मान लो आपके पास कोई ऐसा केस आ गया कि यहां पे आपने CH3 लगा दिया और यहां सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया। अब इस केस में सिस ट्रांस नहीं कह सकते हम, क्योंकि लेफ्ट साइड अलग है, राइट साइड अलग है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि लेफ्ट साइड में दोनों अलग हैं, राइट साइड में दोनों अलग हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बढ़िया। बट सिस और ट्रांस वाला नाम नहीं दे सकते हम। नाम क्या देंगे इस केस में, थोड़ी देर बाद आएंगे, E या Z बोलेंगे इस केस को, थोड़ी देर बाद आएंगे उस पर। तो सिस और ट्रांस कायदे से कब यूज करना, जब लेफ्ट और राइट साइड दोनों एक जैसी दिखे। चंगा जी। अब कुछ केसेस में जब लेफ्ट और राइट साइड एक जैसी नहीं है तब भी सिस ट्रांस यूज कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन यहां लगा लो C2H5। अब कहने को तो लेफ्ट और राइट साइड बिल्कुल ही अलग है ना, लेफ्ट साइड पे CH3 है, H है, राइट साइड पे C2H5 और हाइड्रोजन है। तो इस केस को कायदे से तो हमें EZ आइसोमेरिज्म के हिसाब से बोलना चाहिए, बट क्योंकि 2 हाइड्रोजन मिल गए अपने को, है ना, दोनों हाइड्रोजन मिल गए अपने को, तो हाइड्रोजन के बारे में सोच के आप इसको सिस ट्रांस कह सकते हो।
कि चलो कार्बन वाली स्पीशीज जो है वो ऊपर पॉइंट कर रही है, हाइड्रोजन दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं, तो इसको मैं सिस कह देता हूँ। इसका ही ट्रांस बनाना है मुझे, तो क्या करूंगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर लगा दो और C2H5 नीचे लगा दो। तो इस केस को मैं अब बोल सकता हूँ कि चलो इसको मैं ट्रांस बोल दूंगा। बट कायदे से सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर किस चीज के लिए बनाया गया, ऐसे केसेस के लिए जहां लेफ्ट और राइट पे सब्स्टिट्यूएंट्स एक जैसे हैं। ठीक है जी, गॉट इट, फाइन। तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिस ट्रांस कायदे से कहां यूज करना सही है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल दे सकता हूं आपको जहां पे सिस ट्रांस यूज नहीं करोगे आप। मान लो यहां कोई कार्बन की चेन लगी है, यहाँ पे एक CH3 लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे एक और कोई और कार्बन की चेन लगी है, मान लो ये साइक्लोप्रोपेन लगा दिया अपन ने। तो इस केस में भी जनता आप सिस ट्रांस नहीं बोल सकते, आपको EZ आइसोमेरिज्म की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, EZ आइसोमेरिज्म कैसे डिसाइड करेंगे थोड़ी देर बाद में अपन आएंगे उस पर, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। सिस ट्रांस समझ आया कि नहीं आया, बढ़िया, आगे बढ़िए, चलिए आगे, चलो जी चलते हैं आगे। तो ये केसेस भी अपन ने देखे, ये वाला आपको दिखाई दिया केस मैंने, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन वाला केस, ये ट्रांस है। ठीक है, ये क्या है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये कौन सा वाला केस है, सिस वाला, क्योंकि दोनों CH3 एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी, सिंपल हो गई चीजें, बढ़िया। ये क्या है, ये क्या डब्बा बना दिया नायाब सा। तो यहाँ पे भी जनता थोड़ी मैं ना फोटो बड़ी सुंदर सी बनाने वाला हूँ इसकी, आप भी नोटबुक में बनाना। ठीक है, इसकी फोटो थोड़ी सुंदर सी बनाएंगे, आप भी इसको नोटबुक में बनाना। तो मैं ना ये जो 2 कार्बन है इनको ग्रीन कलर में कलर कोड कर दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे दिखा पाऊँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ये वाले कार्बन मैंने ऐसे बना दिए, मान लो इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 3। ठीक है, तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 3 है। ठीक है, अब जनता इसको ना, ये जो आपके सामने बना हुआ है इधर, ये मान लो आपका इसका टॉप व्यू है, या आप इसको ऊपर से देख रहे हो ऐसे। पर मैं क्या चाहता हूं कि ये जो स्क्वायर है ना, इसको मैं ऐसे रखूं, इसको मैं थोड़ा बोर्ड पे ऐसे रखूं। थोड़ा आप इसका मान लो, ये आपको पहले ऐसे दिख रहा है ना बोर्ड पे, ठीक है, ये ऐसे दिख रहा है, मैं अब इसको ऐसे देखना चाहता हूं। फाइन, तो मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे करने की कोशिश करूंगा आपके लिए, आप देखना आपको चमक जाएगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं कार्बन नंबर, रेड कलर पेन है ना, बढ़िया, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो कार्बन नंबर 2 क्या है, अब आपको आपकी तरफ पॉइंट करता हुआ दिखेगा। ये ऐसा था, ये मेरा थंब जो है कार्बन 2 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बना रहा हूं, ये ऐसे था स्ट्रक्चर, इसको ऐसे बना रहा हूं, तो कार्बन 2 आपकी तरफ पॉइंट करेगा। अब उसको बोर्ड पे कैसे दिखाना है, हम वेज डैश वाला फंडा यूज करेंगे। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 2 मोटे वाले बॉन्ड्स, जो बाहर की तरफ मोटे हो रहे हैं, देख रहे हो ना, कार्बन 1 की तरफ पतला है ये बॉन्ड, और आगे जाके थोड़ा मोटा सा हो गया ये। ठीक है, एक बॉन्ड ऐसा इस साइड से भी बनेगा। कूल, तो ये जो है यहां पे है जनता आपका कार्बन नंबर 2। ठीक है, तो उसको मैं अलग से ऐसे बना के गंद नहीं मचा रहा, आप खुद से समझ जाओ कि यहां पे आ जाएगा कार्बन नंबर 2, आपकी तरफ पॉइंट करेगा। अब सिमिलरली जो कार्बन नंबर 4 है, ये मेरा थंब जो है कार्बन नंबर 4 की तरफ है अभी, अब इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये थंब आपसे पीछे चला गया, है कि नहीं, कार्बन नंबर 4 थंब आपसे पीछे चला गया। तो इसको कैसे बनाएंगे जी, हम ब्लू कलर से बना देते हैं, बिल्कुल चित्रकला हो गई है यहाँ पे। इसको हम बनाएंगे डैश के हिसाब से, डैश बोले तो इससे दूर जाता हुआ। ठीक है, ये डैश जो है ना अक्सर गलत बनाया जाता है, बुक्स में भी अक्सर गलत बनाया जाता है। डैश क्या है बेसिकली, अगर आपसे दूर जा रहा है ना तो वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही सही तरीके से आपने अगर डैश बनाना है तो ऐसे बनाना है कि पहले बड़ा है वो और फिर छोटा हो रहा है। उसको बनाना बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल होता है, मैं फिर भी बना देता हूं किसी तरह से, समझ गए, ऐसे पॉइंटिंग अवे फ्रॉम यू। कूल, ये सही तरीका बनाने का, बुक्स में जनरली ऐसे भी बना दिया होता है, ऐसे भी बना देते हैं, कई जगह इसका भी उल्टा बना देते हैं, कई जगह इसका भी मतलब ऐसे कर देते हैं ये।
ठीक है, वो बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है तो दूर जाता हुआ छोटा होगा ना, तो एग्जैक्ट करेक्ट तरीका ये है बनाने का, बट ठीक है चलता है फाइन। तो यहां आपका आ गया कार्बन नंबर 4। अब जनता, अब हम देखते हैं ये जो CH3s लगे हैं, ठीक है, इन CH3s के दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, या तो दोनों CH3 एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होंगे या दोनों अलग अलग जगह पॉइंट कर रहे होंगे। तो क्योंकि हमने ये वाला स्ट्रक्चर जो है ऐसे कर दिया, अब जो ये CH3 है ना, ये इस बोर्ड के प्लेन में लाया करेगा। दिखा देता हूं कहां लाया करेगा। मान लो हमारे पास सिस वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम चलो ब्लू कलर से बना देते हैं, CH3 एंड CH3, ठीक है जी। तो ये जो रिंग है वो ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो CH3 है वो इस बोर्ड के ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गए, ठीक है फाइन, बहुत ही लो, ठीक है। तो ये रिंग ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, इट इज एग्जिस्टिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, है ना जी, बोर्ड ऐसे है, हमारी रिंग ऐसे एग्जिस्ट कर रही है, और ये जो है CH3 ये बोर्ड के साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों CH3 सेम साइड पे बोले तो सिस हो गया ये, ठीक है। इसका नाम क्या देंगे, सिस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसी का ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे अपन जी, ट्रांस बनाएंगे जब CH3 नीचे आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन हमने बनाए नहीं है, बनाना चाहते तो बना दो, ठीक है। ये लो, एक हाइड्रोजन होगा इधर, एक हाइड्रोजन होगा इधर, तो इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होगा ट्रांस 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। ये भी हो गया सिस ट्रांस वाला केस। कैसा दिखता है वो भी दिखा दिया, बढ़िया, चलो नाइस, आगे बढ़ा जाए। अब जनता, ये केस जो है ये थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है कि हमने रिंग भी बना दी और हमने डबल बॉन्ड्स भी बना दिए। अब कौन सी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन को देखना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, चलो। तो जनता, पहला केस जो है वो है 6 मेंबर्ड रिंग का। अब इसमें आपको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी कंसिडर करनी है, डबल बॉन्ड की करनी है। और डबल बॉन्ड के अराउंड हमें क्या सोचना है, हमें ये सोचना है कि ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और जो ये वाले कार्बन्स हैं जो इमीडिएटली इस डबल बॉन्ड के साथ लगे हैं, ये अभी सिस दिख रहे हैं या ट्रांस दिख रहे हैं आपको। रुक जाओ, इसको थोड़ा और प्यार से बनाता हूं मैं, बोलो जी। हाइड्रोजन एक तरफ, ये लाल वाले बॉन्ड्स एक तरफ, तो ये हो गया सिस। इस केस में भी वही चल रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड के अराउंड जो हाइड्रोजन है वो दोनों एक ही साइड है, और डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन्स हैं वो एक ही साइड है, तो इसको क्या बोल देंगे हम, सिस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस केस में मैं ट्रांस स्ट्रक्चर बना सकता हूं कि नहीं बना सकता, क्या इस केस में मैं ट्रांस स्ट्रक्चर नेचर में खोज सकता हूं कि नहीं खोज सकता। ये सवाल है आपके लिए कि ऐसी 6 मेंबर्ड रिंग अगर है और बीच में डबल बॉन्ड फंसा है, तो सिस फॉर्म तो हमें दिख गई बनी हुई, क्या इसकी ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है क्या नहीं, इस केस में एग्जिस्ट कर सकती है क्या नहीं। बोले तो कि ये रिंग है ऐसे, ठीक है, और इसके कार्बन एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसको तोड़ के आपने ट्रांसफॉर्म बनानी है। आप कहोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं ना स्ट्रक्चर लेके आया हूं आपके लिए। देखो, पहले 8 मेंबर्ड रिंग की बात करते हैं, ठीक है। ये 8 मेंबर्ड रिंग है। अब इसमें आप कहोगे सर ये एक सिल्वर क्यों है, क्योंकि ब्लू वाले खत्म हो गए थे ठीक है। तो ये देखो 8 मेंबर्ड रिंग बनी हुई है, बड़ी सुंदर सी। अब इस 8 मेंबर्ड रिंग में मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया है, ठीक है। और इस केस में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी सिस वाली रिंग जो बना रखी है यहाँ पे बोर्ड पे, ऐसे बना रखी है, ठीक है। अब जनता, इसको ट्रांस करने के लिए देखो रोटेट तो कर नहीं सकता ना, तभी तो सिस ट्रांस एग्जिस्ट करता है। तो ट्रांस वाली फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये सवाल है। कोशिश करते हैं, ये बॉन्ड तोड़ते हैं और इसको उल्टी दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ डबल बॉन्ड के अराउंड देखो, बाकी भूल जाओ रिंग। अभी ये डबल बॉन्ड है, ये वाला ऊपर जा रहा है कार्बन, ये वाला नीचे जा रहा है कार्बन। दूर से भी दिखा देता हूं थोड़ा, ताकि ब्लर्ड ना दिखे इतना, ठीक है जी। बेसिकली रिंग पूरी चाहे भूल जाओ आप, ये डबल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस है।
अब इसको मिला के 8 मेंबर्ड रिंग बनानी है, क्या वो बन सकती है? दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ओवर हियर कि देखो 8 मेंबर्ड रिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप डबल बॉन्ड के अराउंड उसको ट्रांस कन्फिगरेशन भी दे दोगे तो वो आराम से एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी रिंग में ज़्यादा है, तो ऐसे आराम से एग्जिस्ट कर जाएगी वो। ठीक है, इसको बोर्ड पे कैसे बनाएंगे? ये रहा पेन। इसको बोर्ड पे कैसे बनाएंगे? डबल बॉन्ड है ये वाला, इसको अपन ट्रांस कर देते हैं, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, 4 कार्बन बन गए, 4 बचे। कैसे बनाना है नोटबुक में जी इसको? देखो 4 कार्बन और चाहिए, 1 2 3 और 4, ऐसे बना दो। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये ठीक है, ये थोड़ा यहां पे बना देते हैं कार्बन। चलो अब इन दोनों को ज्वाइन करना है डबल बॉन्ड के पीछे से, तो एक ना आप ऐसे डॉटेड लाइन लगा दो उसके बीच में, ये आपका डबल बॉन्ड है आगे वाला, ओके, और 2 कार्बन ऐसे पीछे से, बाकी रिंग पीछे से जा रही है बेसिकली आपके, फाइन। ये 3D में ऐसी दिखेगी, ओके, वेरी नाइस। पॉइंट ये है कि इस केस में सिस और ट्रांस दोनों तरह की रिंग्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट 6 मेंबर्ड के केस में जनता ये नहीं होगा। 6 मेंबर्ड के केस में रिंग के पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है कि वो ट्रांस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए। तो सिस वाली 6 मेंबर्ड रिंग आपको मैं दिखा देता हूं जरा, ये 2 कार्बन हटा देते हैं इसके, लो बन गई। तो ये आपकी सिस वाली 6 मेंबर्ड रिंग है ना। सिस क्यों है? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वाले जो कार्बन हैं वो एक ही साइड पॉइंट कर रहे हैं, नीचे पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका ट्रांस वाले केस बनाएंगे ना, अगर मौत आ जाएगी। देखो ट्रांस कैसे बनाएंगे, उसको तोड़ के इस साइड लाएंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये बॉन्ड ना टूटने वाले हैं। अब ये क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर प्लास्टिक और प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है तो ये बन जा रहा है, बट अदरवाइज इसको तोड़ना बहुत आसान है। तो रियल लाइफ में असल में ये हो नहीं पाता, ठीक है। असल में कार्बन के बॉन्ड्स एक्चुअली टूट जाते हैं। तो ये देखो बन नहीं पा रहा सही से, वो सिस वाला बन जाएगा, सिस वाला बन जाएगा, पर ट्रांस वाला जब बनाने जाओगे तो ये टूटने की कगार पे आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे दिखाना मुश्किल है क्योंकि प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट ये आराम से टूट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज कि 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ लिख देते हैं 6 मेंबर्ड रिंग, आप अपनी नोटबुक में भी लिखिए, 6 मेंबर्ड रिंग डज नॉट हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पे सिर्फ फ्लेक्स लिख देता हूं मैं, टू शो ट्रांसफॉर्म। ठीक जी। तो जो हमारी 6 मेंबर्ड रिंग है उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो ट्रांस वाला केस शो कर पाए। तो 8 मेंबर्ड रिंग और 8 से ज्यादा मेंबर्ड रिंग जो होती है कार्बन मॉलिक्यूल्स की, कार्बन एटम्स की, वो शो कर देती है ट्रांस। 7 और 7 से कम वाले नहीं शो करते, ठीक है। 7 और 7 से कम वाले नहीं शो करते। 5 मेंबर्ड रिंग का एग्जांपल देखना तो वो देख लो, बना देते हैं आपके लिए। ये बन गई आपकी सिस के केस वाली 5 मेंबर्ड रिंग, है ना। ये आपका नीचे वाला डबल बॉन्ड है, सिस हो गया ये ऑब्वियसली, क्योंकि ये और ये कार्बन एक साइड पे। ट्रांस बना के देखें, बनेगा भी नहीं। अब प्लास्टिक पूरा मोड़ दिया मैंने, प्लास्टिक पूरा मोड़ दिया मैंने, टूटने की कगार पे है, असल में ये नहीं हो पाता है। तो हमारा प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है यहाँ पे, कूल, ठीक है। 6 मेंबर के केस में ट्रांस वाली रिंग नहीं बन पाएगी। बढ़िया, इतना भी समझ आ गया अपने को सिस ट्रांस। बहुत ही मजेदार है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप विजुअलाइज कर सकते हो चीजों को, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब जनता देखो, सिस ट्रांस वाला केस कहाँ कहाँ यूज करना था कायदे से हमें, जब लेफ्ट और राइट साइड एक जैसी दिख रही हो, वो केसेस भी देख लिए, बहुत बढ़िया। अब डबल बॉन्ड के आसपास तो कुछ भी लगा हो सकता है ना, नाइट्रोजन भी लगा हो सकता है, कार्बन वाले केस तो होंगे ही बहुत सारे। तो नाइट्रोजन के केस में कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आते हैं जिसके केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखता है। कैसे दिखता है? यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड करो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड।
लेफ्ट साइड पे CH3 हाइड्रोजन एक दूसरे से अलग है, बढ़िया। राइट साइड पे ऑक्सीजन, सर यहाँ तो कुछ है नहीं, एक ही चीज है। यहाँ पे आपको सोचना है नाइट्रोजन के लोन पेयर के बारे में, क्योंकि देखो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में शेप तो इसकी चलो बेंड शेप आएगी, पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में एक साइड पे लोन पेयर होगा ना। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम कैसे देख पाएंगे? इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसा दिखेगा वो बना देते हैं पहले। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा दिखेगा कि राइट साइड पे आपने OH ऊपर कर दिया मान लो, और लोन पेयर नीचे कर दिया, लेफ्ट साइड को वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, हाइड्रोजन एंड CH3। तो ये दोनों हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब इस केस में हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज नहीं करेंगे। जनता ये पहले आप पूछोगे कि सर ये स्पीशीज कौन सी, पहले तो ये तो बताओ ये स्पीशीज को कहा क्या जाता है? तो जनता ये जो स्पीशीज है दिस इज बेसिकली एन ऑक्साइम। ओके, ये बनती कैसे मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। बेसिकली हम करते क्या है कि हम एक एल्डिहाइड को लेते हैं, ठीक है, सबसे सिंपल एल्डिहाइड ले लिया हमने, इसको क्या बोलेंगे? इथेनल। कॉमन नेम बोलो तो एसिटाल्डिहाइड, फाइन। तो यहां पे हमने एसिटाल्डिहाइड ली, और एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हम करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमाइन कैसे दिखती है? NH2OH, ठीक है। ये रिएक्शन आप दोबारा से एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में पढ़ोगे, तो इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अब यहां होता क्या है कि हम ना इस रिएक्शन को जब करते हैं, हीट वीट देते हैं, जो भी होता है, यहां से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये निकल जाता है, ठीक है। आप देख रहे हो O और H2 क्या होगा, कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, निकल जाएगा। दिस इज बेसिकली अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन में दोबारा पढ़ोगे तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो होता क्या है, इस डिहाइड्रेशन होने के बाद, डिहाइड्रेशन होने के बाद ये जो कार्बन है इसका इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाता है। यहां थोड़ा लंबा बना दिया मैंने, पर देख रहे हो ये चीज बन गई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज को हम बोलते हैं एल्डोक्साइम। इसको बोलेंगे एल्डोक्साइम क्योंकि ये एल्डिहाइड से निकल के आई है, ठीक है। अगर यहां पे हाइड्रोजन की जगह कोई कार्बन होते तो उसको कीटोक्साइम बोल देते, क्योंकि वो कीटोन से निकल के आई होती, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी जो स्पीशीज है यहां पे, वो कौन सी स्पीशीज है? एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम नहीं बोलते उसको, एल्डोक्साइम बोल देते हैं अपन। तो यहां पे सिर्फ ALD लिख देता हूं मैं, लो जी, एल्डोक्साइम। अब एल्डोक्साइम का नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं हम? इसको सिस बोलना है, ट्रांस बोलना नहीं। इस केस में हम यूज करेंगे सिन एंड एंटी, ठीक है जी। इस केस में हम यूज करेंगे सिन एंड एंटी। तो जनता एल्डोक्साइम के केस में थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये, ठीक है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि आपको बेसिकली देखना है OH और H को। OH और H एक दूसरे से दूसरी दिशा में है, तो इसको हम बोल देते हैं एंटी। OH और H दोनों सेम जगह पे हैं, तो इसको हम बोल देते हैं सिन। OH H ऑपोजिट जगह पे एंटी, OH H सेम जगह पे सिन। ये हो गया आपका तरीका बोलने का फॉर एल्डोक्साइम। OH H को देखना है आपने, ठीक है। सर हम लोन पेयर को और CH3 को क्यों नहीं देख सकते? तरीका है बस सोचने का, ठीक है। OH CH3 को क्यों नहीं देख सकते? तरीका है बस सोचने का। तरीका क्या है कि OH और H कहां पॉइंट कर रहे हैं? ऑपोजिट है तो एंटी, सेम जगह पे है तो सिन। अब जनता ये तो हो गया एल्डोक्साइम का केस, बट कीटोक्साइम में क्या करें सर? हाइड्रोजन तो है नहीं, तो OH के लिए और किस चीज को देखें? तो जनता यहां और इंटरेस्टिंग हो जाता है इसका जो एनालिसिस है। आप क्या कह सकते हो? इसको कह सकते हो OH CH3। OH और CH3 दोनों सेम साइड पे हो गया, तो इसको आप बोल सकते हो सिन मिथाइल, ठीक है। यहां लोन पेयर बना दो चलो। OH और CH3 सेम साइड पे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो सिन मिथाइल कीटोक्साइम, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को एक और नाम भी दे सकते हो आप, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो एंटी इथाइल,
ये C2H5 है ना, C2H5 क्या होता है, इथाइल। तो OH और इथाइल क्योंकि उल्टे हैं एक दूसरे के, तो इसको या तो आप बोलो सिन मिथाइल या तो आप बोलो एंटी इथाइल, दोनों ही सही है। ठीक है जी, दोनों ही सही है। एग्जाम में ना हार्डली ये वाला केस आएगा, लाइक 0.1% प्रोबेबिलिटी की एग्जाम में आ जाए, बट आपको पता होना चाहिए, साइंटिस्ट हो ना। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साइंस सीखने के लिए, साइंस के मजे लेने के लिए। हम नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे, नंबर अपने आप आ जाएंगे। स्टडी फॉर साइंस, डोंट स्टडी फॉर मार्क्स। तो दूसरे केस में इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना देते हैं, राइट साइड पे OH को ऊपर ले जाते हैं, और यहाँ पे ये रहा C2H5 और ये रहा CH3। C2H5 का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना दिया मैंने, अब नीचे आ गया लोन पेयर, चलो बढ़िया। तो इस केस को क्या नाम दे सकते हैं हम, इस केस को हम बोल सकते हैं दिस इज ईदर सिन इथाइल और यू कैन कॉल इट एंटी मिथाइल। बढ़िया, गॉट इट। तो ये हो गया केस आपका कीटो ऑक्साइम्स का। ज्यादातर टीचर बताते भी नहीं है इसको। चलो बढ़िया, कीटो ऑक्साइम भी हो गए जी, वेरी नाइस। अब एक और तरह की स्पीशीज आती है जी, जहां पे नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है। ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है डाइएजिनाइल स्पीशीज। डाइएजिनाइल नाम है इसका, डाइएजिनाइल, जहां पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है। तो इधर तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो आपने सिर्फ लोन पेयर देखने, लोन पेयर अगर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो ये हो गया जी एंटी। ये तो सिंपल सा केस हो गया ना, सिर्फ लोन पेयर, दो चीजें आपको दोनों साइड पे सेम सेम अगर मिल गई कंपेयर करने वाली, फिर तो लाइफ ही सिंपल हो गई। ये वाला केस क्या होगा, ये हो जाएगा सिन। तो सिन और एंटी यूज करना आ गया जी, एल्डोक्साइम कीटोक्साइम के केस में भी आ गया, डाइएजिनाइल के केस में भी आ गया। सिन एंड एंटी इज डन, बढ़िया। अब आ जाते हैं जनता EZ आइसोमेरिज्म पे। अब EZ आइसोमेरिज्म जो है ना, वो कहीं भी यूज किया जा सकता है। देखो हुआ क्या हिस्टोरिकली ना, कि कई लोग सिस ट्रांस यूज करते रहे, कई लोग सिन एंटी यूज करते रहे, फिर दोनों जब आपस में बात करते थे तो किसी को समझ नहीं आती थी कि तू क्या बोल रहा है। तो साइंटिस्ट ने कहा भाई एक जनरल चीज निकालते हैं ना, कि कहीं भी ये वाला फंडा यूज कर सके हम। तो आया EZ आइसोमेरिज्म। EZ का फुल फॉर्म क्या है जी, EZ का फुल फॉर्म है एंटगेगेनज़ुज़मेन। आप कहोगे ये कौन है भाई? ये जर्मन वर्ड्स हैं। एंटगेगेन मतलब ऑपोजिट, ज़ुज़मेन मतलब सेम। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एंटगेगेन मतलब ऑपोजिट और ज़ुज़मेन मतलब सेम। ठीक है, फाइन, एंटगेगेनज़ुज़मेन। अब इस केस में सर जी सेम और डिफरेंट कहां से निकाले हम? इस केस में आपने क्या करना है, पहले तो इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, जैसे हम कर ही रहे थे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। अब लेफ्ट साइड पे जो दो चीजें हैं उनमें से, सुनो ध्यान से, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो दो चीजें हैं उनमें से आपको जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देनी है, यानी कि उसको नंबर 1 बोल देना है। क्लोरीन और आयोडीन है, यहाँ पे आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2। ठीक है, अब राइट साइड पे आ जाओ, फ्लोरीन और ब्रोमीन को कंपेयर करना है। इन दोनों में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑब्वियसली, तो इसको प्रायोरिटी 1 मिलेगी, इसको प्रायोरिटी 2 मिलेगी। अब आपने सिर्फ 1 और 2 को कंपेयर करना है। 1 ऑपोजिट साइड पे हो गए, 2 ऑपोजिट साइड पे हो गए, तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हो गया? ये हो गया ई आइसोमर। ई बोलो तो ऑपोजिट साइड। इसका ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं, इसी भाई साहब का ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। राइट साइड पे ऊपर क्या चला गया, ब्रोमीन, नीचे आ गया फ्लोरीन, लेफ्ट साइड को वैसे ही बना देते हैं, आयोडीन क्लोरीन। अब क्या किया था हमने जी, इसको आधे हिस्से में तोड़ा बीच में से, इमेजिनरी। लेफ्ट साइड पे फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन की, राइट साइड पे फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन की, दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी वाले सेम साइड पे हैं, तो इसको हम बोल देंगे Z आइसोमर या Z आइसोमर इफ यू फैंसी। ठीक है, तो ये हो गया जी इजी आइसोमर। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे रहेगा, ई कौन सा है और जेड कौन सा है? ये तो बड़े पैड़े पैड़े नाम है। पैड़े मतलब अजीब, पंजाबी में पैड़ा मतलब बैड। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो बड़े पैड़े नाम है, इसको याद कैसे रखना है? एंटगेगेनज़ुज़मेन,
याद करने का एकदम घटिया तरीका बताता हूँ, कभी भूलोगे ही नहीं आप जिंदगी में। ठीक है, तो जी आप इमेजिन करो आप इटालियन हो, आप गए इटली में, गए नापोली में, गए वहां पिज्जा खाया, एकदम इटालियन हो गए आप। Z, ओके, Z stands for Zem, सेम जेम। याद रहेगा। E stands for opposite, did you have pasta? opposite। तो दिमाग में जेम और अपोजिट याद रख लो, तो जेम सेम अपोजिट ऑपोजिट अब याद रहेगा। तो 1 और 1 ऑपोजिट साइड पे E, 1 और 1 सेम साइड पे Z। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। वेरी नाइस, इजी आइसोमेरिज्म भी हो गया। तो अगर इसमें इजी आइसोमेरिज्म लगाना है तो क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, प्रायोरिटी सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो CH3 कार्बन कोई प्रायोरिटी हाई मिलेगी। तो 1 और 1 क्योंकि दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं। आप कहोगे सर हाइड्रोजन क्यों बनाए, लोन पेयर बनाने चाहिए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, जल्दबाजी में मैं हाइड्रोजन बना गया। लोन पेयर है तो लोन पेयर ऑपोजिट साइड पे हैं, ऑपोजिट को क्या होता है? E होता है, हो गया खत्म, फाइन। ठीक है, इस केस में भी अब क्या होगा? एक सेकेंड, पेन चूज करने दो। ये हो गया लोन पेयर। लोन पेयर और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? ऑक्सीजन का। C2H5 और CH3 में कैसे कंपेयर करेंगे? अभी के लिए आप सही सोच रहे हो कि C2H5 को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि 2 कार्बन है वहां पे, या सिर्फ 1 कार्बन है। सही सोच रहे हो। इसको एग्जैक्टली कैसे सोचना है थोड़ी देर में बताऊंगा मैं। तो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, हायर प्रायोरिटी वाले, ये कैसा हो गया? एपोजिट, यानी कि E आइसोमर। तो सिन एंटी अलग हो गया, EZ अलग हो गया। ठीक है, EZ हर जगह लग सकता है प्रायोरिटी बेसिस के हिसाब से। चलो ये भी हो गया जी। अब जनता हम आते हैं CIP रूल्स पे, कान इनगोल्ड प्री लॉग रूल्स पे, जो कि आपको फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। हमने अभी देखा कि EZ आइसोमेरिज्म के लिए हमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स को कंपेयर करना होगा, उनके बीच में देखना होगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, किसकी कम देंगे, और उस हिसाब से उसको E या Z बोलेंगे। अभी तक तो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको 4 चीजों की प्रायोरिटी कंपेयर करनी पड़ेगी, यहां तो सिर्फ 2 की है, ऑप्टिकल में 4 की करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये 3 साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, जिन्होंने CIP रूल्स दिए जो इस तरह से हैं कि वेरी सॉरी, कि मान लो आपके पास अगर कोई ऐसा डबल बॉन्ड है जिसके राइट साइड पे 2 ग्रुप्स आप कंपेयर करना चाह रहे हो, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, तो उनको प्रायोरिटी कैसे देनी है? सबसे पहले देखना है एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, और 90% केस तो यही खत्म हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर देखते ही पता लग जाता है, अच्छा ठीक है, किसकी हाई प्रायोरिटी किसकी लो प्रायोरिटी है। ठीक है, बट अगर मान लो एटॉमिक नंबर ही सेम है, यानी कि आपने अगर आइसोटोप्स लगा दिए, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, एटॉमिक नंबर दोनों का 1 है, बट मास नंबर हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है। तो सेकंड चीज आप चेक करोगे मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, तो मास नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे दोगे। तो यहां इन दोनों में अगर प्रायोरिटी देनी है तो ड्यूटेरियम को नंबर 1 बोलोगे, हाइड्रोजन को नंबर 2 बोलोगे। ठीक है, अब जनता मान लो आपके पास कुछ ऐसा केस आ गया, CH3 वर्सेस CH2 CH3। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, और अब मैं चाहूंगा कि आप नोटबुक में इस चीज को ध्यान से राइट करो। ठीक है, इसको नोट डाउन करो नोटबुक में अच्छे से। एक जगह CH3 है, एक जगह CH2 CH3 है। पहले तो इसको कैसे बनाना है वो देखो। CIP रूल डिसाइड करने के लिए इसको बहुत प्यार से बनाएंगे हम। CH3 को कैसे बना देंगे हम, इसके हाइड्रोजन जो है ना वो ऐसे लिख देंगे, लिख दिया CH3। ठीक है, नीचे क्या करना है, सिमिलरली ये जो ये वाला कार्बन है इसको प्यार से बनाना है। इस पे क्या है, अब 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। इस कार्बन पे भी क्या है, 3 हाइड्रोजन है, तो उसको ऐसे बना देना। आप देख रहे हो ध्यान से कि मैंने ना सॉर्ट ऑफ लेवल्स क्रिएट कर दिए यहां पे।
ये हो गया आपका लेवल नंबर 1, ये हो गया लेवल नंबर 2, ये हो गया लेवल नंबर 3। तो कंपेयर किसको कर रहे हैं हम, CH3 और CH2 CH3 को, है ना। इन दोनों में देख रहे हैं प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले लेवल में तो क्योंकि दोनों कार्बन हैं तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पाए अपन, क्योंकि मास नंबर भी सेम, एटॉमिक नंबर भी सेम, तो यहां तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई। अब दूसरे स्टेप पे जाते हैं। दूसरे स्टेप पे जाके आपने क्या करना है, वन बाय वन इनको कंपेयर करना है। ऑब्वियसली दिख रहा है यहां पे तो, पर कायदे से चलोगे तो वन बाय वन कंपेयर करना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हुई, हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी नीचे वाली साइड को, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2। बोले तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर था ना, CH3 था और नीचे था C2H5, ठीक है। तो इस केस में ये एनालिसिस करने के बाद हमें समझ आया कि C2H5 की हायर प्रायोरिटी है, CH3 की कम प्रायोरिटी है। जनता ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, हम सिर्फ ऑन पेपर आइसोमर देख के उसका नाम डिसाइड कर पाए इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। कि ऑन पेपर अगर मैं एज अ साइंटिस्ट आपको बोलूं कि भाई मेरे पास E आइसोमर है, Z आइसोमर है, आपको पता लग जाए कि पेपर पे बनाना क्या है, ठीक है। रियलिटी में जैसे आपने इस इंट्रो में देखा इस वीडियो के कि E आइसोमर और Z आइसोमर या सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, इनकी प्रॉपर्टीज काफी अलग होती हैं एक दूसरे से। तो रियलिटी में तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती उस नोमेनक्लेचर की, क्योंकि रियलिटी में प्रॉपर्टीज ही बहुत अलग है इनकी। बट पेपर पे अगर मैं बना रहा हूं इन स्ट्रक्चर्स को, तो आई एज अ साइंटिस्ट शुड बी एबल टू टेल यू व्हाट स्ट्रक्चर एम आई ड्राइंग, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया जी CIP रूल्स का एक तरीका। अब CIP रूल्स में ना बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन सकते हैं, बड़े ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस बन सकते हैं। बनाना चाहोगे मेरे साथ, करके देखें थोड़ा सा, चलो करते हैं। मान लो आपके पास है कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड CH और नीचे है कुछ ऐसा है, मान लो। इसको हम छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस। तो एक केस में आ गया C ट्रिपल बॉन्ड CH और एक केस में आ गया C बॉन्डेड विद 3 मोर कार्बन्स। अब इस केस में इन दोनों ग्रुप्स में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करें। अब जनता नोटबुक निकालो, लिखो आराम आराम से, लेवल्स बनाना सिखाता हूं। देखो नीचे वाले केस के लेवल तो ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, पहले वो बना लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले केस के लेवल बनाने मुश्किल है नहीं। एक कार्बन है, एक कार्बन पे क्या है, 3 और कार्बन लगे हुए हैं और इन सब कार्बन्स पे 3 हाइड्रोजन है। बना लो, ठीक है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, नोटबुक में आराम से बनाओ। 2 और 3, ठीक है, स्क्रीन में आ रहे हैं ना सारे, हाँ ठीक है। तो ये बन गया हमारा नीचे वाला लेवल CH3 होल थ्राइस। अब ऊपर वाले को कैसे बनाना है जी, वो देखो, वो एंटरटेनिंग होगा। पहले तो बनाना है हमें ये वाला कार्बन। अब सर जी ट्रिपल बॉन्ड C बना के खत्म करते हैं, नहीं। अब इस केस में जनता थोड़ा ना कीड़ा करना पड़ेगा, रेडी हो, सांस ले लो लंबी सी, कीड़ा करते हैं, ठीक है। तो जी यहां पे ना आपको कार्बन के दूसरे कार्बन से 3 बॉन्ड है, आपने इसको बनाना कैसे, ये सिर्फ इमेजिनरी है, ठीक है। ये बनाना कैसे है, CIP रूल डिसाइड करने के लिए वो देख रहे हैं अपन। तो यहां पे जनता आपने क्या करना है कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड दे देने हैं, ठीक है। 3 बॉन्ड दे दिए, क्योंकि यहां पे क्या है, 3 बॉन्ड है और तीनों बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ है। तो तीनों जगह आप एक कार्बन लगा दो। 3 बॉन्ड थे कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड है कार्बन के साथ, इतना हो गया। अब जनता ये हाइड्रोजन कहां रखे हैं अपन, ये सोचना है। देखो थोड़ा मैं कलर कोडिंग करके समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये ब्लू कलर का पेन चूज हो जाए बस, आजा, आ गया। तो मान लो ये एक कार्बन है ब्लू कलर का, ठीक है। यहां पे हमने बना दिया 3 कार्बन, यहां पे सिर्फ एक ही कार्बन है। तो जनता ऐसा इमेजिन करो कि इन 3 कार्बन में ना आपका एक ही कार्बन है जो रियल है और बाकी 2 आपने सिर्फ CIP रूल डिसाइड करने के लिए खुद से बना दिए। क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा से बोलता हूं
कि यहां पे तो एक ही कार्बन था, यहां पे पर हमने 3 बना दिए। क्यों बनाए? सीआईपी रूल डिसाइड करने के लिए। तो सीआईपी रूल डिसाइड करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया है कि एक कार्बन जो है वो रियल है, वो रखा ही है, और 2 कार्बन जो है नए बना दिए खुद से, इमेजिनरी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि दिस इज इमेजिनरी, दिस इज ऑल्सो इमेजिनरी, एंड दिस कार्बन इज द रियल कार्बन। अब इस रियल कार्बन के कार्बन से कितने बॉन्ड है? 3 है। एक तो आपने बना ही दिया, फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनो। इस रियल कार्बन के इस कार्बन से 3 बॉन्ड है। इस रियल कार्बन के एक बॉन्ड तो आपने बना ही दिया कार्बन से, 2 और बनाने हैं। 2 और कैसे बनाओगे? जस्ट अ सेकेंड, आ जा मेरे भाई, क्लास चल रही है। ये देख रहे हो, रिंग एक ब्लू के आप ऊपर है, एक रेड के ऊपर है, कुछ गलत हो जाएगा। अब सही हो गया। तो यहां पे आपने क्या करना है, आपने 2 कार्बन और बना देने हैं। और ये दोनों कार्बन क्या बनाए अपन ने? ये दोनों कार्बन बनाए हैं इमेजिनरी। दोबारा से रिपीट करूं क्या हुआ? ध्यान से सुनो, ठीक है, कॉपी पेन छोड़ दो 1 सेकंड के लिए। एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये है, ठीक है, इसको बोल देते हैं कार्बन नंबर 1। चलो, कार्बन नंबर 1 बना दिया, कार्बन नंबर बना दिया। कार्बन नंबर 1 के एक और कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है। सीआईपी रूल डिसाइड करने के लिए हमने उसको इंटरप्रेट कैसे किया कि कार्बन नंबर 1 के 3 बॉन्ड हैं, तीनों बॉन्ड कार्बन के साथ हैं। अब उसमें ऐसा सोच लो कि एक कार्बन तो वही है जो रियल है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर में था। 2 कार्बन हमने सिर्फ और सिर्फ सीआईपी रूल डिसाइड करने के लिए बना दिए, ताकि हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर कर पाए, ठीक है, 3 बॉन्ड को 3 बॉन्ड से कंपेयर कर पाए, इसलिए 2 कार्बन और इमेजिनरी बना दिए। अब इमेजिनरी कार्बन को बस रख के छोड़ दो, ठीक है। अब जो रियल कार्बन है, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है हमें, ये ब्लू वाले कार्बन के इधर आप देख ही रहे हो कि 3 बॉन्ड हैं कार्बन के साथ। यहां पे तो अभी तक एक ही था, तो 2 बॉन्ड और कैसे बनाने हैं कार्बन के साथ? अगले लेवल में 2 कार्बन और ठोक दो, ठीक है, अगले लेवल में 2 कार्बन और ठोक दो। क्यों? क्योंकि हमें 3 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं ना उसके। अब ये जो 2 कार्बन बनाए असल में तो एग्जिस्ट करते नहीं, तो ये दोनों फिर से इमेजिनरी, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो इसका है ही है। चलो वो भी बना देते हैं इधर। अब जनता, ये जो पिक्चर बन गई है, इससे डिसाइड करना है सीआईपी रूल। चलो करते हैं। पहले लेवल में कार्बन वर्सेस कार्बन, कुछ डिसाइड नहीं हो पाया। दूसरे केस में कार्बन 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 3 कार्बन वर्सेस 3 कार्बन, कुछ डिसाइड नहीं हो सकता। अगला केस कार्बन वर्सेस हाइड्रोजन, कार्बन विन्स। तो इस केस में जनता हायर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? हायर प्रायोरिटी मिलेगी हमारे ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को, इसको मिलेगी सेकंड प्रायोरिटी। हालांकि आपके दिमाग में पहले आया हो कि सर यहां पे कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा होने के बावजूद भी कान एल गोल्ड प्रीलॉग को गाली देनी है तो दे दो कि उन्होंने ऐसा करने बोल दिया। वो बोल सकते थे इन दोनों केसेस में मास कैलकुलेट कर लो और जिसको मास ज्यादा है उसको दे दो प्रायोरिटी, पर नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, तो उनको जाके कोसो, अगर कोसना है तो मत कोसना प्लीज, बेचारे साइंस पे कंट्रीब्यूट करके गए। तो इनके हिसाब से आपने ऐसे लेवल बना देने हैं यहां से, और फिर डिसाइड करना है, ठीक है। तो कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन था, तो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड कार्बन के बना दिए, एक कार्बन उसमें से रियल हो गया। 2 कार्बन के बॉन्ड हमने बनाए जो, वो इमेजिनरी कार्बन के साथ बना दिए, इनको छोड़ दो। जो रियल कार्बन है उसके 3 बॉन्ड कार्बन के साथ है, एक हाइड्रोजन के साथ है, एक सीसी बॉन्ड तो है ही है, 2 सीसी बॉन्ड और बना दो इमेजिनरी के साथ, और एक हाइड्रोजन वाला बॉन्ड बना दो, हो गया खत्म। ऐसे बन गया जी आपका लेवल। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ऐसे केसेस आपको एमएस चौहान में भयंकर इनफाइनाइट मिल जाएंगे। सीआईपी रूल्स वाले केसेस एमएस चौहान में टेढ़े मेढ़े बहुत सारे पड़े हैं, एडवांस वाली एमएस चौहान प्रैक्टिस किताब जो है उसमें। चलो जी, तो ये हो गया आपका सीआईपी रूल्स का केस। ऐसा मैं एक होमवर्क भी दूंगा आपको और अगली क्लास में सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है, तो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस भी करोगे आप और समझाऊंगा भी आपको मैं। तो चलो ये हो गया सीआईपी रूल्स। अब आते हैं थोड़े सवालों पे। सवाल अब करते हैं और सवाल करने के बाद क्लास करेंगे खत्म। लो जी, ये वाला केस क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डज दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? अब देखो क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां पे ढूंढ ली उसको लेफ्ट और राइट साइड में तोड़ा, राइट साइड पे तो दोनों CH3 हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, पता ही लग गया। दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, व्हाई? बिकॉज राइट साइड पे ही देख लो दोनों सेम चीजें हैं। अच्छा मान लिया कि राइट साइड पे दोनों सेम चीजें नहीं है, राइट साइड पे एक CH3 एक CH2CH3 है, अब राइट साइड दोनों एक दूसरे से अलग है, लेफ्ट साइड को कैसे कंपेयर करें सर? लेफ्ट साइड को कंपेयर करने के लिए आप क्या करो ना, इसको इमेजिनरीली, ठीक है, इसको इमेजिनरीली आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो। कर दिया दो टुकड़ों में डिवाइड। अब ऊपर का टुकड़ा नीचे का टुकड़ा एक जैसे ही दिख रहे हैं, है ना, ऊपर के टुकड़े में भी 3 कार्बन, नीचे के टुकड़े में भी 3 कार्बन रिंग वाले, तो क्योंकि दोनों टुकड़े देखने में एक जैसे लग रहे हैं, दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। अब टुकड़ा एक ही है पूरा, उसको दो में डिवाइड कर दो, ऊपर और नीचे का भाग सेम दिख रहा है, तो दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब इसी केस में अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं ये वाली कि यहां पे एक और कार्बन लगा दूं, अब देखो जी, इसको अगर मैंने लेफ्ट साइड से ऊपर और नीचे के हिस्से में तोड़ा तो ऊपर का हिस्सा अलग है, नीचे का हिस्सा अलग है। यस, तो इस केस में आपका, क्योंकि राइट साइड पे दोनों चीजें अलग, लेफ्ट साइड पे ऊपर नीचे अलग, तो इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। ठीक है जी, फाइन, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है, सोचने की बात है बस। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि चलो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने का ट्राई करते हैं, राइट साइड पे ये नीचे ले आए, ठीक है, ये नीचे ले आए, अब कैसे पता लगेगा कि दोनों सेम है कि नहीं है? वही तरीका है, इसको फ्लिप कर दो, सुपर इंपोज करने की कोशिश करो, लेफ्ट साइड तो सुपर इंपोज हो जाएगी फ्लिप करके, राइट साइड पे क्या होगा, CH3 जो है C2H5 के साथ सुपर इंपोज करने का ट्राई करेगा, जो कि ऑब्वियसली बताता है कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से अलग है। ठीक है, बढ़िया, चलो नेक्स्ट केस। विल दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? फिर से वही सेम एनालिसिस, अब काफी लोग तो देखते ही बता देंगे, है ना। इसको दो हिस्से में तोड़ा, ये है लेफ्ट, ये है राइट, राइट साइड पे CH3 एंड ये वाला क्या होगा, हाइड्रोजन, राइट साइड पे दोनों अलग हैं, लेफ्ट साइड पे ऊपर का हिस्सा नीचे के हिस्से से अलग दिखता है, दोनों तरफ ऊपर नीचे अलग अलग है। यस, दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, अगला सवाल, डज दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? नो, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जब आप ऊपर और नीचे का हिस्सा कंपेयर करने जाओगे तो फिर सेम आ गए, क्योंकि ये CH3 जो है बाइसेक्टिंग लाइन पे पड़ जाएगा ना। ठीक है, तो इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो होगा। बढ़िया, अगला केस कर लेते हैं, ये जे आया जी मजेदार केस। बताओ जी, विल दिस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? दो डबल बॉन्ड इकट्ठे कर दिए यहां पे अपन ने, ये थोड़ा ट्रिकी है जी, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको सोचो जरा प्यार से। सोचेंगे, चलो मैं बता देता हूं कि इसको सोचना कैसे है। ठीक है, तो जनता, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखता है सोचने की कोशिश करते हैं। तो जनता, पहले तो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड है, उसको वैसे ही रहने दो, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड मान लो कि आपके बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट करता है इन दोनों का। ठीक है, तो मान लो कि ये जो ओवरलैप, सिग्मा ओवरलैप वाली एक्सिस है, ये सिग्मा ओवरलैप वाली एक्सिस को हम जेड एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, यहां जेड लिख दिया मैंने, तो ये जेड एक्सिस है। मान लो ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस, मान लो ये वाली क्या है, एक्स एक्सिस। तो पहले वाले कार्बन के px और दूसरे वाले कार्बन के px के बीच में जब ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये डबल बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड है px और px के ओवरलैप के बीच में। ठीक है, अब जनता, जो अगला कार्बन है उसको मैं ब्लू कलर में बनाता हूं। ठीक है, अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो है, चलो इन दोनों के बीच में, उसका फर्क नहीं पड़ता, बट पाई बॉन्ड कहां है? पाई बॉन्ड, अब इस बॉन्ड को तो यहाँ पे, मतलब ये वाला भाई तो यहाँ यूज हो चुका है ना, ये वाला p ऑर्बिटल तो इसके साथ बॉन्ड बना के बैठा है ऑलरेडी, तो अब ये वाला p ऑर्बिटल इसके साथ तो बॉन्ड बना नहीं सकता, तो अब px की जगह py यूज होगा। py कहां है, मैं बनाता हूं, एक लोब उसका पीछे जा रहा है, एक लोब उसका आपकी तरफ आ रहा है।
ठीक है, इसका भी एक लोग जो पीछे जा रहा है और एक लोग आपकी तरफ आ रहा है। बेसिकली जो आपका px है वो ऐसे बैठा हुआ है और जो py है वो ऐसे बैठा हुआ है। समझ गए? px ऐसे है, py ऐसे है, तो इसको जो हॉरिजॉन्टली ऐसे बैठा हुआ है इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो px का ओवरलैप ऐसे चल रहा है, py का ओवरलैप ऐसे चल रहा है। समझ गए? ये px है लाल वाले जो बनाए अपन ने, और ये py है जो ब्लू कलर के बनाया। एक सेकंड इस साइड हो गया बता दो px ऐसे है, py ऐसे है जो ब्लू में बनाए हैं। ठीक है, फाइन। तो जनता अब ध्यान से देखो कि जो CH3 और हाइड्रोजन है वो कहां कहां होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसे बैठा हुआ है, इस वाले कार्बन पे p ऑर्बिटल क्योंकि ऐसे बैठा हुआ है, तो एक CH3 जो है ऊपर जाएगा, हाइड्रोजन नीचे जाएगा। एक यहाँ पे ऊपर आ गया हाइड्रोजन और नीचे आ गया CH3। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक CH3 नीचे। उस साइड पे क्या हो रहा है जी? अब क्योंकि p ऑर्बिटल ऐसे है आपका, अब p ऑर्बिटल की डायरेक्शन में ही हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हो नहीं सकता। जो कार्बन और CH3 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिसाब से बन रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक की क्लास में कराया था मैंने। ठीक है, तो ये भाई साहब इस प्लेन में है, तो सेम ही प्लेन में CH3 का बॉन्ड तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, वो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, तो इस केस में हम कैसे बनाएंगे जी CH3 और हाइड्रोजन को? वेज डैश की तरह, कि ये बॉन्ड जो है मान लो आपकी तरफ आ रहा है और ये बॉन्ड जो है पीछे जा रहा है। अब आप कहोगे सर ये ना आप अपने स्ट्रक्चर्स यूज करके समझा सकते हो क्या प्लीज? ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो जी, एक ओवरलैप इस एक्सिस में है, दूसरा ओवरलैप दूसरी एक्सिस में है, तो कुल मिला के ना जो साइड वाले बॉन्ड्स हैं ये दोनों आप देख रहे हो ऐसे इस प्लेन में बैठे हुए हैं, है ना जी? ये दोनों जो हैं इस प्लेन में बैठे हुए हैं और ये दोनों एक ऊपर एक नीचे है। ये वाले साइड के बॉन्ड्स और ये वाले साइड के बॉन्ड्स की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन्स में है। ये देखो जरा ध्यान से, पास ला के दिखाता हूं, ये देख रहे हो? समझ गए बात को? कि जब ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल हो गए, और जब इनको हॉरिजॉन्टल किया तो ये वर्टिकल हो गए। अब क्या इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है? तो ये अलग प्लेन में, ये अलग प्लेन में, क्योंकि दोनों अलग प्लेन में है ना, यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। तो जनता याद रखना कि क्योंकि यहां पे ये और ये वाले भाई साहब दोनों अलग प्लेन में है, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, यहां पे एक्चुअली शो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है सर, ये हम अगली से अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो तब के लिए वेट करो। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब है? जब ये और ये दोनों सेम प्लेन में है। ऐसा कर दिया हमने यहाँ पे, है ना, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, कुछ और ही शो करेंगे, पर वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, उस पर बाद में आएंगे। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, ऑप्टिकल शो करता है नहीं करता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए दिस डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये वाले केस में सेम चीज होगी। ठीक है, सेम चीज जो डबल बॉन्ड के केस में हुई वो यहां पे इमेजिन कैसे करना है। देखो, ये वाला था आपके पास, ये वाला केस और ये वाला केस एक जैसा ही था। ये साइक्लोब्यूटेन वाला केस हमने किया था शुरू शुरू में, है ना। तो डबल बॉन्ड हो चाहे रिंग हो, एक ही जैसी चीज होती है। तो जनता अगर दो डबल बॉन्ड हो और दो रिंग हो तो भी एक जैसी चीज होगी। तो इस केस में भी होना क्या है कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन दूसरे प्लेन में होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा कि ये मान लो अगर बोर्ड के ही प्लेन में है तो ये भाई साहब होंगे डैश वाले बॉन्ड और ये होगा वेज वाला बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसे है तो ये ऐसे है। फाइन, जैसा हमने अभी डबल बॉन्ड केस में देखा, स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने। तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यस, दो डबल बॉन्ड या दो रिंग साथ साथ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नो। ये पैटर्न फॉलो करते जाओ। अगर तीन डबल बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चार डबल बॉन्ड है नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल होगा उसके इसमें। पांच डबल बॉन्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ
डबल बॉन्ड्स। लो जी, तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ऑड नंबर ऑफ रिंग्स जब होंगी तो ज्योमेट्रिकल दिखेगा, इवन नंबर होंगे तो ज्योमेट्रिकल नहीं कुछ और ही दिखेगा। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बोले तो साथ साथ में, ये नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये एक डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड एक डबल, तीन डबल बॉन्ड दूर दूर है ना एक दूसरे से, तो यहां पे तीन सेंटर्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो ये तीनों अपना अपना अलग से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे। इसके अराउंड भी ज्योमेट्रिकल होगा, इसके अराउंड भी होगा, उसके अराउंड भी होगा। ठीक है, बट मैं उस केस की बात कर रहा हूं कि तीन कार्बन मतलब चार कार्बन है और साथ साथ में ऐसे डबल बॉन्ड बने हुए हैं। अगर ऐसा है तो ये पूरी की पूरी चीज एक रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का सेंटर बन जाती है। तीन डबल बॉन्ड है इस केस में, तो यहां पे अगर मैं लगाऊंगा एक्स वाई और यहां लगाऊंगा एक्स वाई, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, काफी ही आगे वाला एडवांस लेवल वाला केस हो गया ये तो, बढ़िया है। ये बताओ जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये आज का गूगली क्वेश्चन है जी, ये है आज का गूगली क्वेश्चन, ये शो करेगा क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? व्हाट डू यू थिंक? हिंट देता हूं, कई लोग बोलेंगे आंसर करेगा ऑब्वियसली। हिंट है एरोमेटिसिटी। जनता पिछली क्लास में की थी एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, कि अगर ये स्ट्रक्चर मान लो ये जो डबल बॉन्ड है इसको पोलराइज कर दो आप नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन ने ले लिया नेगेटिव चार्ज, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक रेजोनेंस, ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, 4n+2 लगाओगे तो n = 0 लगा दो चाहे यहां, है ना। तो जन तक कायदे से बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी, बिकॉज ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, ये जो है ये बॉन्ड एग्जिस्ट लाइक अ सिंगल बॉन्ड। ओके, दिस एग्जिस्ट्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर देख के लगता है कि हाँ सर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बट एक्चुअल में ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड की तरह एग्जिस्ट करता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहां अगर आएगा ये बन गया वेकेंट पी ऑर्बिटल, साइक्लिक कॉन्जुगेशन, प्लेनर स्ट्रक्चर, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी ये कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, डबल बॉन्ड ही नहीं है वो। ठीक है जनता, बढ़िया है। चलो हाँ, मैंने बोला था आपको एक होमवर्क दूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर का, तो बेसिकली आपको मैंने 6 ग्रुप्स दे दिए यहाँ पे। इन 6 ग्रुप्स के बीच में आपको बतानी किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है किसकी कम है, हाउ CIP रूल्स। तो बेसिकली ये इनका फर्स्ट लेवल है सबका, कार्बन 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 नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन जीत गया, पर फिर भी सबकी प्रायोरिटी ऑर्डर निकालनी है आपने। ठीक है, ये COCl क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसको बनाएंगे कैसे हम CIP रूल के हिसाब से, कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, इसमें से एक ऑक्सीजन रियल मानेंगे, एक ऑक्सीजन फेक मानेंगे, इमेजिनरी मानेंगे। तो जो रियल ऑक्सीजन है उसके कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, तो एक तो बना दिया, एक और बनाएंगे, तो इसको ऐसे एक्सपेंड करोगे आप। ठीक है, फाइन। तो इस सब में एक्सपेंशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, पर फिर भी ट्राई करना कि आप इन सबको एक्सपैंड करके ऐसे लेवल्स बनाओ और फिर डिसाइड करो कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है इस केस में। ठीक है, बढ़िया। तो जनता ये थी हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत ही इन्वॉल्विंग क्लास थी, है ना आज की। तो जी अगली क्लास होने वाली है एक दिन छोड़ के 8 बजे, और वो क्लास होगी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स यानी कि कन्फर्मर्स की, जिसमें हम देखेंगे कि एक फ्री रोटेशन की वजह से, ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखा, बट अब हम देखेंगे कि फ्री रोटेशन की वजह से हमारे पास आइसोमेरिज्म होता है क्या। ठीक है, फ्री रोटेशन की वजह से क्या हमारे पास आइसोमेरिज्म हो सकता है, उस आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, और उसका जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं, तो उस केस में क्या इफेक्ट आता है, साइक्लोहेक्सेन के क्या क्या कन्फर्मर होते हैं, चेयर स्ट्रक्चर, बोर्ड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनता दैट्स इट फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको पता ही है यूट्यूब पे क्या करना होता है। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।